गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात कर लेंगे द लिविंग वर्ल्ड की। यहाँ पर देखो, लिविंग वर्ल्ड के अंदर स्टार्टिंग में आपको ना लिविंग टाइप्स की वाइड रेंज की बात की गई है, इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स की बात की गई है। हमें पता है वी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इन ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल हैबिटेट। हम हर एक पॉसिबल हैबिटेट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग टाइप्स है, वो सब एक हर एक पॉसिबल हैबिटेट में जीते हैं, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स, ये सब चीज़ें। अब मैंने यहाँ पर आपको कहा कि लिविंग टाइप्स, जितने भी लिविंग टाइप्स है, मगर मैंने तो आपको ये बताया नहीं कि लिविंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें तो ये देखना चाहिए दैट व्हाट इज लिविंग। सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब लिविंग टाइप्स की ब्यूटी देखकर हमारे अंदर एक क्वेश्चन जागते हैं दैट व्हाट इंडीड इज लाइफ। एंड इसके अंदर हम जो टेक्निकल क्वेश्चन देखेंगे दैट व्हाट इज लिविंग, क्योंकि व्हाट इंडीड इज लाइफ जो मैंने कहा, इससे हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन जागते हैं। एक तो टेक्निकल है, दूसरा फिलोसफिकल है। टेक्निकल क्वेश्चन क्या करता है, वो आंसर चाहता है इस तरीके से कि वो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करे। जो फिलोसफिकल है वो तो फिर फिलोसफिकल क्वेश्चन फिर फिलोसफी लाइफ की फिलोसफी के ऊपर चल जाएगा दैट व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। अब साइंस पढ़ रहे हैं हम, साइंस में अभी हम एज अ साइंटिस्ट वी डोंट नीड टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो वी नीड टू आंसर व्हाट इज लिविंग। सीधी बात है। अब जब भी हम लिविंग को डिफाइन करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी हम लिविंग को डिफाइन करने जाते हैं कि भाई लिविंग क्या होता है, तो हम लिविंग के रिलेटेड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बता देते हैं, है ना। तो यही तो बात है, क्योंकि हम अब देखने जा रहे हैं व्हाट इज लिविंग, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है दैट इज ग्रोथ। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? सिंपल बात है, इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? बॉडी मास में इंक्रीज होना। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज इंक्रीज इन बॉडी मास। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। ये है डेफिनेशन ग्रोथ की। तो अब मैं आपसे जब भी ग्रोथ की बात करूँ या फिर ग्रोथ के रिलेटेड कुछ आपसे पूछूं, तो आप ग्रोथ की डेफिनेशन को दिमाग में जरूर रखना दैट इट इज इंक्रीज इन बॉडी मास। अब ग्रोथ की हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें पता है क्या आ जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, वो दोनों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। मगर अगर हम पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात करें तो सेल डिवीजन जो ग्रोथ है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स के केस में ग्रोथ जो कि सेल डिवीजन से होती है, ऑफ कोर्स दे आर मल्टीसेलुलर, तो इनमें सेल डिवीजन से ही ग्रोथ होती होगी। सो इनमें जो ग्रोथ होती है बाय सेल डिवीजन, ये उनकी पूरी थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रोथ होती है। मगर एनिमल्स के केस में इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, ग्रोथ जो है ये कुछ सर्टन एज तक ही होती है, उसके आगे, उस एज से आगे ग्रोथ नहीं होती एनिमल्स की। इट इज़ लिमिटेड, ग्रोथ इज लिमिटेड इन केस ऑफ एनिमल्स, बट प्लांट्स में उनकी पूरी लाइफ में वो ग्रो करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दोनों में, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों मल्टीसेलुलर है, सो दे ग्रो बाय सेल डिवीजन। However, सेल डिवीजन होता क्या है? सेल डिवीजन होता क्या है? सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। सेल डिवीजन लॉस्ट सेल्स जो होते हैं ना उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे कुछ टिश्यूज में अकर करता है सेल डिवीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। जैसे कि मैंने बोला ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में, मतलब कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर की बात करेंगे। तो मल्टीसेलुलर की तो बात हमने कर ली, अब यूनिसेलुलर के ऊपर चलते हैं। यूनिसेलुलर में तो ग्रोथ तो हम बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि इनमें ग्रोथ हो रही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में, ये तो बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं क्योंकि ये एक सेल के बनते हैं। सो ये भी सेल डिवीजन से ही ग्रो करते हैं। याद रखना, ग्रोथ इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों के केस में ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय सेल डिवीजन। रिमेंबर दैट पॉइंट, ग्रोथ टेक प्लेस बाय सेल डिवीजन इन केस ऑफ बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। बट मल्टीसेलुलर में प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ स्पैन एंड एनिमल्स में इट इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में ना हम ग्रोथ को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द विट्रो कल्चर्स। विट्रो कल्चर्स के अंदर हम सिंपली सेल्स के नंबर को काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है, उनके नंबर को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि सेल्स तो बहुत छोटे होते हैं। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हम सिंपली उनके नंबर को काउंट कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। So in majority of higher animals and plants, growth and reproduction, they are mutually exclusive events. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ की डेफिनेशन इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। अब हमने ग्रोथ की बात की इन केस ऑफ बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि हमने ग्रोथ की बात की इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम ग्रोथ की बात करते हैं इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स। अब आप सोचोगे ग्रोथ की बात नॉन लिविंग थिंग्स में करने की क्या ही जरूरत है, हम सबको पता है यार नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। मगर मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, जब भी मैं ग्रोथ की बात करूँ तो आप प्लीज़ अपने दिमाग में ग्रोथ की डेफिनेशन याद रखना। क्या है ग्रोथ की डेफिनेशन? इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। तो अब मेरे को बताओ कि नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, जो भी कहो नॉन लिविंग को, ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, क्या वो ग्रो करते हैं? यस, वो भी ग्रो करते हैं। दे ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर हम इंक्रीज इन ग्रोथ की डेफिनेशन को देखकर अगर हम ऑब्जर्व करें कि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं या नहीं, तो हम बोलेंगे हाँ। क्यों? देखो, जैसे कि सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड माउंट्स होते हैं, जो बोल्डर्स, माउंटेन्स, सैंड माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स की बात कर लो तो एक एरिया में सैंड ड्यून है, इसके ऊपर और सैंड इकट्ठा हुई, अगले साल और हुई और हुई और हुई, तो इसके बॉडी मास में क्या आपको लगता नहीं है कि इंक्रीज़ हुआ? क्या आपको लगता नहीं है कि इसके बॉडी मास में इंक्रीज़ हुआ? पहले इतना था इसका बॉडी मास, अब इतना हो गया। तो आपको नहीं लगता इसके बॉडी मास में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बॉडी मास में इंक्रीज़ हुआ? बिल्कुल हुआ। और इसी को तो हम डिफाइन करते हैं एज व्हाट? ग्रोथ। तो यही तो है ग्रोथ।
इसलिए मैंने कहा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. So mountains, boulders, and mounds do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface. कैसे हुई ये ग्रोथ? बाहर से, सरफेस के बाहर से एक्यूमुलेशन हुई, अंदर से नहीं हुई ग्रोथ, बाहर से. इट इज़ बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इनसाइड से होती है, अंदर से ग्रोथ होती है. बाहर से हमारे ऊपर, हम ही ह्यूमन बींग्स ही ले लो कि हमारे ऊपर मिट्टी जमा होती जाती तो हम कहते हैं अच्छा ये बच्चा ग्रो कर रहा है, या फिर हम ये देखते हैं अच्छा ये बच्चा लंबा हो रहा है, इसका मतलब पिछले साल इतना था, अब इतना हुआ है, ग्रो किया है. हम एक क्राइटेरिया देखते हैं जो कि अंदर से इंट्रिंसिक ग्रोथ है, अंदर से भी ग्रो करते हैं. इनसाइड, इट इज़ फ्रॉम इनसाइड, इंट्रिंसिक ग्रोथ. इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक. ठीक है, इसलिए देखो ना कितनी कंफ्यूजन है, कितनी पागल वाली बात है. अब मैंने आपको बोला, देखो मैं आपको कंफ्यूज भी कर लेती हूँ उस पॉइंट के रिलेटेड. देखो मैंने आपको बोला इंक्रीज इन बॉडी मास इज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, मतलब कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं, है ना. तो अगर मैंने एक कुकर पड़ा हुआ था, उसके अंदर एक वेसल पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैंने कुछ डाला नहीं है, तो अंदर से तो वो खाली था. अब मैंने उसके अंदर कुछ डाल दिया तो वो क्या ग्रो करेगा? तो इसलिए देखो कंफ्यूजन होगी ना आपको भी. यही तो रीज़न है, तभी तो ग्रोथ को एक प्रॉपर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ली जाती. मैंने आपको अभी बताया ना, मैंने आपको क्या बताया अभी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं. तो पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया? ग्रोथ. तो ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले सकते फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. यही रीजन है इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ली जाती है एज इट इज नॉट टेकन, इट कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यही रीजन है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं इस हिसाब से. तो अगर हम ग्रोथ की डेफिनेशन देखें तो कंडीशंस अंडर व्हिच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड and then understand that it is a characteristic of living systems. A dead organism does not grow. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनकी बात की, मगर डेड ऑर्गेनिज्म की बात करें, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो दे डू नॉट ग्रो. बट फिर भी ग्रोथ की डेफिनेशन देखते तो हम बोलें तो ग्रो तो हो रही है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी. सो इट इज़ अ कंफ्यूजिंग पॉइंट ना, इसलिए ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वैसे अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, लाइक वाइज इफ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स. मतलब कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है ना वो कुछ ना कुछ हद तक सिमिलर हो. आइडेंटिकल नहीं होते वो पेरेंट्स से, मगर सिमिलर होने चाहिए. वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी, ठीक है, कुछ हद तक मोर या फिर लेस सिमिलर होते हैं. इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वी ऑल नो अबाउट दिस. फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो फंजाई जो है ना, फंजाई की अगर हम बात करें तो इट मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस. तो फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. इन लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यीस्ट और हाइड्रा, इनमें बडिंग होती है. ये भी बडिंग की हेल्प से, फंजाई जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स बडिंग की हेल्प से, जैसे कि यीस्ट और हाइड्रा वो बडिंग की हेल्प से ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एक्चुअली. प्लेनेरिया की बात करें तो वी ऑब्जर्व टू रीजनरेशन. प्लेनेरिया में क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने लॉस्ट पार्ट से रीजनरेट करते हैं, नई बॉडी बना लेते हैं एंड पूरी नई ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है रीजनरेट करने के बाद. तो प्लेनेरिया जैसे प्लेटफॉर्म जो होते हैं, इनके बारे में आप प्लेनेरिया के बारे में, प्लेटफॉर्म्स के बारे में आगे जाके एक चैप्टर में देखोगे. इनके अंदर ट्रू रीजनरेशन होती है फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म से. फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रीजनरेट करते हैं अपने लॉस्ट पार्ट को और एक पूरी नई बॉडी बना लेते हैं अपने लॉस्ट पार्ट से, ठीक है. प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स, द फंजाई, द फिलामेंटेनियस एल्गी, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. ये सब फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से मल्टीप्लाई करते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात देख ली. अब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं. तो ये तो जैसे कि बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एल्गाई या फिर एमोबिया, इनमें रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. मतलब कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कुछ हद तक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में एक जैसे हैं. क्यों? क्योंकि जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनके सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है. मतलब कि उनमें ग्रोथ भी तो यही होता है, इंक्रीज इन बॉडी मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज रिप्रोडक्शन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो इसलिए इट इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास. तो ग्रोथ का भी यही मतलब होता है, सेल नंबर या फिर मास में इंक्रीज होना. और यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन केस में सेल्स का नंबर ही तो बढ़ रहा है, यहाँ पर भी ग्रोथ में भी यही होता है. सो हेंस वी नोटिस दैट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म्स. तो देखो ऐसे तो नॉर्मल जब हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे तब कंफ्यूजन हो गई थी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. लिविंग का तो क्लियर था कि यार वो ग्रो करते हैं, मगर नॉन लिविंग के रिलेटेड कंफ्यूजन हो गई थी. अब हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में ये कंफ्यूजन होगी, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है उनमें तो मतलब कि प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को, दोनों एक जैसे हैं ना, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो वी आर नॉट क्लियर अबाउट दिस यूसेज ऑफ दिस टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. सो हेंस क्या रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं? रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ग्रोथ को भी नहीं हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ले सकते टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड रिप्रोडक्शन को भी नहीं ले सकते. दोनों को ही नहीं हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ले सकते फॉर डिफाइनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दे आर नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑफ कोर्स नो लॉ एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की तो क्या ही बात करें, यहाँ पर तो क्लियर है. यहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड हम बिल्कुल क्लियर है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर थिंग्स आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ. अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. अभी मेटाबॉलिज्म क्या है? देखो
हम ये तो मानते हैं ना कि हमारा अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ केमिकल कंपोजिशन है ना, मानते हैं ना, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ केमिकल्स है, और एक केमिकल्स जैसे भी हो, कंपोजिशन भी जैसा भी हो, स्मॉल या फिर बिग हो, जिस भी क्लास साइज फंक्शन को बिलोंग करते हो, दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड, केमिकल्स कॉन्स्टेंटली बनते जाते हैं एंड कॉन्स्टेंटली बनते हैं एंड आर चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, बनते भी जाते हैं और बायोमोलिक्यूल्स में भी चेंज होते जाते हैं। एंड ये जो कन्वर्जन हो रही है ना बायोमोलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन या फिर इस कन्वर्जन को केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल्स होते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली बनते भी रहते हैं और कन्वर्ट भी होते रहते हैं इनटू बायोमोलिक्यूल्स। अब ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है ना केमिकल्स का इनटू बायोमोलिक्यूल्स, दिस कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ केमिकल्स इनटू बायोमोलिक्यूल्स इज केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, केमिकल्स कॉन्स्टेंटली बायोमोलिक्यूल्स में बनते कन्वर्ट होते जाते हैं। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस occurring simultaneously inside all living organisms, be they यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, जैसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो उनमें थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली उनके अंदर होते रहते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, इन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। सम टोटल ऑफ ऑल ये मेटाबॉलिज्म क्या है, मैंने बोला सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना उनको एक साथ बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। जितने भी एक बॉडी के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबका सम टोटल इज मेटाबॉलिज्म। सो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, दे कॉन्टिन्यूसली मेक केमिकल एंड दीज केमिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू बायोमोलिक्यूल्स, जो कि मेटाबॉलिज्म सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर केमिकल्स तो होते नहीं, अगर होते भी हैं तो वो अंदर से नहीं प्रेजेंट होते, वो ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली ग्रो नहीं करते रहते, मेटाबॉलिज्म नहीं शो करते, केमिकल्स कन्वर्ट नहीं होते बायोमोलिक्यूल्स में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, हाँ कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स। मतलब कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, परफॉर्म किए जा सकते हैं। कैसे इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, मगर ये जो सेल फ्री सिस्टम होते हैं जिनके केमिकल रिएक्शंस अलग से किए जाते हैं, बाहर किए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर किए जाते हैं, इनको ना ही हम लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो कल्चर्स आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। जो विट्रो कल्चर्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस आइसोलेटेड, ये जो अभी हमने बात की, ये परफॉर्म हो रहे होते हैं, इनको ना ही हम लिविंग कह सकते हैं ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं, मगर लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। ठीक है, एंड इसलिए देखो मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हुई आपको नहीं, मेटाबॉलिज्म दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम पूरे हक से बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ भी बोल सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, मगर एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो बोल सकते हैं कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज मेटाबॉलिज्म। वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। द केमिकल रिएक्शंस दैट occurs inside the body of living organisms are the sum total of all the chemical reactions are called as metabolism, is called as metabolism. So it is a defining characteristics. Hence, cellular organization of the body is the defining feature in all of life forms. Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surroundings. अब next जो हम characteristic पढ़ने वाले हैं, that is the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, केमिकल और बायोलॉजिकल। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कोई कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, एक तो सेंस भी कर सकें हम अपने सराउंडिंग और साथ ही साथ रिस्पॉन्ड भी कर सकें, और वो रिस्पॉन्ड हमारा कैसे भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, सो वी सेंस अवर इन्वायरमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स। ऑब्वियसली हम सबको पता है, नॉलेज तो सबको है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेंस करते हैं, विद हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर लेते हैं। प्लांट्स की बात करें तो दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर और बाकी जितने भी बाहर के सराउंडिंग में उनको स्टिमुलाई आते हैं, स्टिमुलाई मिलते हैं, जब सेंस करते हैं अपने सराउंडिंग को, उनको प्लांट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड जितने भी बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स and can sense environment and respond to the environmental cues or stimuli. तो मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यूकैरियोट्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये अपने प्रोकैरियोट्स लेकर यूकैरियोट्स तक सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे सब कुछ भी जो लिविंग हो वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है और एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, चाहे जिस भी मेथड से करे, फिजिकली या फिर केमिकली या फिर बायोलॉजिकली, जैसे भी करें मगर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग इन द बॉडीज। ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं अंदर, और बाहर से जो केमिकल एंटर करते हैं उनको भी हैंडल कर सकते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर। तो हम कह सकते हैं कि अपने इन्वायरमेंट को क्योंकि वो सेंस भी कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, तो हम सीधी बात कहें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग से अवेयर हैं। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। यही तो फ़र्क है, यही तो डिफरेंस है। हम अवेयर भी है और सेल्फ कॉन्शियस भी है, हम अपने बारे में भी अवेयर हैं। मगर बाकी जितने भी आप प्लांट्स देख लो, जितने भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख लो, हमारे अलावा वो अपने बारे में अवेयर नहीं है। प्लांट्स देखो नहीं है, अपने बारे में अवेयर नहीं है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने बारे में अवेयर है, सिर्फ सराउंडिंग के बारे में नहीं अवेयर है, अपने बारे में भी अवेयरनेस है उसे। सराउंडिंग की अवेयरनेस नहीं, सिर्फ अब सराउंडिंग की नहीं, अपनी भी। सो इट हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस।
So this ability to sense environment and surrounding and respond to it, the awareness is called as consciousness. अपने बारे में जो awareness वो self consciousness, surrounding के बारे में awareness वो कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हमने दो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखे, जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ऐसे दो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. एंड फिर हमने देखा था मेटाबॉलिज्म जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, और अब देख लिया कॉन्शियसनेस जो भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट. वी ऑब्जर्व पेशेंट्स. हाँ, अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन वाली बात आ गई. अब बताओ ना, जो लोग कोमा पेशेंट्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, जिनको अपनी रियल हार्ट्स और लंग्स के ऊपर नहीं जी रहे होते हैं, उनको रिप्लेस किया गया होता है मशीन्स के साथ. दे आर सपोर्टेड बाय दीज मशीन्स विच रिप्लेस देयर हार्ट एंड लंग्स. द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड. पेशेंट पूरी तरह से डेड नहीं है, ब्रेन डेड है. पेशेंट की सेल्फ कॉन्शियस भी नहीं है. पेशेंट के अंदर अपने बारे में भी अवेयरनेस नहीं है पेशेंट को. जब कोमा पेशेंट होते हैं जो, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस भी नहीं होती. ठीक है. आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग. सो ये एक बड़ा आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है. अब देखो, वो बंदा सिर्फ ब्रेन डेड है. मैंने यहाँ पे स्पेशली मार्क किया था, मैंने उसको डेड नहीं बोला, मैंने बोला ब्रेन डेड है. ही इज लिविंग, ऑफ कोर्स, ही और शी इज लिविंग. दे आर जस्ट ब्रेन डेड. अ पर्सन डाइंग इन कोमा इज नॉट कॉन्शियस ऑफ इट सेल्फ और इट्स सराउंडिंग. दोनों से ही नहीं कॉन्शियस है, दोनों के बारे में नहीं अवेयरनेस, अपने बारे में नहीं और अपनी सराउंडिंग के बारे में नहीं. दोनों चीज़ों से गया हुआ बेचारा पेशेंट, कोमा पेशेंट. ना ही अपने बारे में अवेयरनेस होते हैं, ना ही अपनी सराउंडिंग के बारे में. बट उसके अंदर मतलब अपने आप को रिस्पॉन्ड तो नहीं कर सकता वो, है ना. रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस भी नहीं है, कॉन्शियसनेस भी नहीं है. रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, और उसको मिलती भी नहीं है स्टिमुलाई, पता भी नहीं चलता. अवेयर नहीं है अपनी सराउंडिंग के बारे में और अपने बारे में. बट सिर्फ कॉन्शियसनेस के अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो देखा ही था हमने, मेटाबॉलिज्म. उसका क्या हुआ वो भी तो देखना पड़ेगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो उसके अंदर हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर नहीं हो रही, क्या हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं. सो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि वो कोमा पेशेंट लिविंग है. क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी तो, मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं है. हाँ, कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं है, मगर दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है मेटाबॉलिज्म, वो तो शो कर रहा है वो. ठीक है. So this is about coma patient. This is the information given to you about coma patient, that whether a coma patient is living or non-living. So he or she is living. He or she may be brain dead, but they are living. In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. Properties of tissues are not present in the constant cells, but arise as a result of interaction. देखो, हायर क्लासेस में जितने भी लिविंग फिनोमिना होते हैं, दे आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस की वजह से. कैसे इंटरैक्शन? जैसे कि टिश्यूज़ जो होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं होती वो प्रॉपर्टीज़, टिश्यूज़ की होती है. सेल्स से बनते हैं टिश्यूज़ के अंदर वो जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल के अंदर नहीं होती. मगर फिर भी वो टिश्यू तो इन्हीं सेल्स की इंटरैक्शन की वजह से अराइज हुआ, तभी तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर्टी परफॉर्म कर पा रहा है, अपना फंक्शन टिश्यू वो परफॉर्म कर पा रहा है, ताकि जिस वजह से ये इंटरैक्शन हुई, इन सेल्स की इंटरैक्शन होने की वजह से ही तो वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहा है. सो यही बात की गई है कि जितने भी लिविंग फिनोमिना होते हैं, दे आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन. जैसे कि टिश्यूज़ के जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, सेल्स जो इंटरैक्ट करके टिश्यूज़ बना रहे हैं, उनका भी तो बड़ा हाथ है, इनकी इंटरैक्शन का भी तो एक बड़ा हाथ है, इनकी लिविंग फिनोमिना का होने में, इनके फंक्शन परफॉर्म करने में एक बड़ा हाथ है सेल्स का भी, सेल्स की इंटरैक्शन का. ठीक है. सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेली बट अराइज एज अ रिजल्ट. वैसे ही सेलुलर ऑर्गेनेलीज का जो अंदर जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है, टिश्यूज़ की बात की, सेल से बने हैं, जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज के अंदर जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो तो प्रॉपर्टीज़, सेल की प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर नहीं प्रेजेंट, मगर फिर भी उनकी वजह से तो, उनकी इंटरैक्शन की वजह से तो सेल बन पाए. सो इंटरैक्शन वर्ड पे यहाँ पे फोकस किया हुआ कि लिविंग फिनोमिना जितने भी हो रहे हैं वो इंटरैक्शन की वजह से हो रहे हैं. आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन. दिस इंटरैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस फिनोमिना इज ट्रू इन हायर hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. बायोलॉजी की यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दे दी है एक तरह की. बायोलॉजी जो है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. हमारी अर्थ पे जो लाइफ की हमारी स्टोरी है ना, वो है बायोलॉजी. बायोलॉजी क्या है? हमारी लाइफ की स्टोरी ऑन दिस अर्थ इज बायोलॉजी. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन. अब यहाँ पे बायोलॉजी की चर्चा की गई है. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में प्रेजेंट होंगे, वो सब आपस में लिंक्ड है. दे आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटीरियल. कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब आपस में कैसे लिंक्ड है? पास्ट के तो चले गए, फ्यूचर के तो अभी है ही नहीं, और प्रेजेंट, इन सब के साथ कैसे लिंक्ड है? बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटीरियल, बट टू वेरिंग डिग्रीज. हाँ, फर्क है, डिफरेंस है, मगर फिर भी कॉमन जेनेटिक मटीरियल तो है सबके बीच में. तो कैसे ये सब लिंक्ड है? दैट इज ड्यू टू कॉमन जेनेटिक मटीरियल. अब आज की इस वीडियो में हमने बात खत्म कर ली कैरेक्टरिस्टिक्स की. जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स आज की वीडियो में हमने देख ली. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे. सो सी यू नेक्स्ट.